Hello students, my name is Yogesh Garg. I've done MTech in Transportation Engineering from NIT Patna. I'm here on this platform as a civil engineering mentor. Basically, I'll discuss important topics of various subjects of civil engineering, which are more important from exam point of view. So, first of all, I am taking structural engineering. स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर एग्ज़ाम में आता है उस टॉपिक का नाम है वो है डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी। ठीक है ना। तो डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी होता क्या है? तो डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी के बारे में हम बताने से पहले बताएंगे कि जब मेंबर फोर्सेस और सपोर्ट रिएक्शन इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम से हम फाइंड कर सकते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम? डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, अदरवाइज वो होगा इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन member forces and support reactions can be find out using equation of static equilibrium मतलब when member forces and support reactions can be find out using equation of static equilibrium, then that structure is called determinate structure, otherwise indeterminate। ठीक है, indeterminate structure। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मेंबर फोर्सेज और सपोर्ट रिएक्शंस को हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसे हम बोलेंगे क्या? डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, अदरवाइज वो होगा इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता क्या है? इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा क्या? तो देखो, जब स्ट्रक्चर जो होगा वो एक 3D स्ट्रक्चर होगा, तो उसके केस में क्या होगा कि समेशन ऑफ Fx, मतलब समेशन ऑफ फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन विद साइन लेना है हमें। ठीक है, समेशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0 और समेशन ऑफ Fz इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड समेशन ऑफ मूवमेंट एक्स एक्सिस के अबाउट, समेशन ऑफ मूवमेंट वाई एक्सिस के अबाउट 0 और समेशन ऑफ मूवमेंट जेड एक्सिस के अबाउट क्या होगा? 0 होगा। बात समझ में आई कि 3D के जब स्ट्रक्चर जो होगा वो हमारा 3D होगा, तो समेशन ऑफ Fx 0 होगा, समेशन ऑफ Fy 0 होगा और समेशन ऑफ Fz 0 होगा, और मूवमेंट भी 0 होंगे ऑन एवरी एक्सिस। ठीक है, मूवमेंट का समेशन 0 होगा। बात समझ में आई। अब स्ट्रक्चर हमारा 3D की जगह क्या हुआ? 2D स्ट्रक्चर हुआ। हमारा स्ट्रक्चर क्या हुआ? 2D स्ट्रक्चर हुआ। तो सीधी सी बात है, जेड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो नहीं आएगा, समेशन ऑफ Fx आएगा, समेशन ऑफ Fy आएगा। ठीक है, और मूवमेंट जो होगा वो जेड डायरेक्शन के अबाउट आएगा, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट जेड डायरेक्शन इक्वल टू 0। कैसे? कि देखो, ये हमारा मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो फोर्सेस तो सीधी सी बात है, एक्स डायरेक्शन में जो फोर्सेज है, वाई डायरेक्शन में जो फोर्सेज है। ठीक है, और मूवमेंट जो है ना वो इस एक्सिस, मान लो ये परपेंडिकुलर एक्सिस है,
ठीक है ना। तो इसके अबाउट जो मूवमेंट होगा वो आएगा, इसके अबाउट जो मूवमेंट लेंगे वो आएगा। बात समझ में आई। उसके बाद इसको इस डेफिनेशन जो मैंने बोला ना कि व्हेन मेंबर फोर्स एंड सपोर्ट रिएक्शन कैन बी फाउंड आउट यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो वो उसे बोलेंगे हम डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, अदरवाइज जो स्ट्रक्चर होगा वो इनडिटर्मिनेट होगा। तो उसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये कैंटिलीवर बीम है, इसमें हमने क्या किया, रोलर डाल दिया। ये हो गई प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। और दूसरे साइड में हम ले लेते हैं दूसरे साइड में हमने ले लिया है, ये हमारी कैंटिलीवर बीम, ठीक है ना। नेमिंग कर दो, दिस इज ए, दिस इज बी, बात खत्म। इसे कर दो ए बी। अब इस पे कौन कौन सी रिएक्शंस आएंगी, इसे बोलेंगे हम कौन सी, कैंटिलीवर बीम। इसे हम बोलेंगे कैंटिलीवर बीम और इसे बोलेंगे हम प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। तो अब इस पे रिएक्शंस कौन कौन सी आएंगी, तो रिएक्शंस लगाओ इस पे। दिस इज R1 वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन H1, मूवमेंट आएगा Z एक्सिस के अबाउट, दिस इज mz। और यहाँ पे जो रोलर है एक ही रिएक्शन देगा, तो दिस इज R2। बात समझ में आई। अब ये कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम में देखो वर्टिकल रिएक्शन आएगी एक, तो R1 H1 हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और मूवमेंट अबाउट Z एक्सिस। फ्री एंड पे कुछ है नहीं सपोर्ट, तो इसीलिए कुछ नहीं आएगा। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, इस बीम को यहाँ से तोड़ो, ठीक है। इस बीम को यहाँ से तोड़ो। इतना लिख लिया, इसे हम हटा देते हैं क्योंकि फिर नीचे दिक्कत आएगी। तोड़ो इसे। जब इसे तोड़ोगे ये कुछ ऐसा बनेगा और ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे एक सपोर्ट और है, दिस इज रोलर सपोर्ट, ठीक है ना। यहाँ पे देखो अब इसे तोड़ोगे तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स आएगा। पहले मैं ये वाले फोर्सेस लगा देता हूँ जो इसमें पहले से लगे हुए हैं, दैट इज R1 H1, यहाँ पे आएगा मूवमेंट mz। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है, ये R2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये R1 है, ये H1 है, ये है मूवमेंट Z एक्सिस के अबाउट। बात समझ में आई, ठीक है। अभी हमने कुछ नहीं किया, एज इट इज इसे ऊपर लिख दिया है। अब देखो यहाँ से मैंने सेक्शन यहाँ से सेक्शन काटा, तो जब सेक्शन काटेंगे हम तो ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक नहीं रेड लेते हैं, ठीक है। तो सेक्शन काटा तो देखो यहाँ पे कुछ शियर फोर्स आएगा। जब कोई भी मेंबर काटते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जब कोई भी मेंबर काटते हैं तो उस पर क्या होगा, तीन फोर्सेस लगते हैं, शियर फोर्स, एक्सियल फोर्स और मूवमेंट। तो यहाँ पे देखो शियर फोर्स V मान लिया हमने, V है। यहाँ पे एक्सियल फोर्स आएगा, वो एक्सियल फोर्स A ले लो, कोई भी कुछ भी ले लो, हैं। और मूवमेंट ले लो, मूवमेंट M। अब जो ये होगा उसी के अपोजिट डायरेक्शन में इस पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये शियर फोर्स, यहाँ पे ये एक्सियल और यहाँ पे क्या होगा, मूवमेंट। बात समझ में आई। ऐसे इधर करना है। दिस इज शियर फोर्स, दिस इज एक्सियल M,
एम शियर और एक्सियल। बात समझ में आई? ठीक है, तो अब देखो इसमें अननोन फोर्सेस कौन कौन से हो गए। अननोन फोर्सेस इसे हम लिखते हैं ग्रीन से, ठीक है। तो अननोन कौन कौन से हो गए इसमें? अननोन देखो H1 है, R1 है, MZ है। H1 है, R1 है, MZ है, मतलब H1 R1 MZ। बात समझ में आई? और ये R2, ये तो तुम्हारी एक्सटर्नल रिएक्शन हो गई। और ये क्या है? ये मेंबर रिएक्शन है, मेंबर फोर्सेज हैं, मूवमेंट, शियर और एक्सियल फोर्स। ऐसे ही यहाँ पे अननोन कितने होंगे? यहाँ पे देखो अननोन H1 है, R1 है, MZ है और M है, V है, A है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अननोन कितने हो गए? 3 और 3 6 1 7 अननोन हो गए, ठीक है। 7 अननोन हो गए, ठीक है। इसमें 7 अननोन्स में क्या क्या आ गया? मेंबर फोर्सेज आ गए और एक्सटर्नल रिएक्शन आ गई। बात समझ में आई? मेंबर ये 7 अननोन है, तो मेंबर 7 अननोन्स में क्या क्या आ गया? ये मेंबर फोर्सेज आ गए और एक्सटर्नल रिएक्शंस आ गई। H1 R1 MZ और R2 ये एक्सटर्नल रिएक्शन हो गई और ये मेंबर फोर्सेज हो गए M V और A, ठीक है। यहाँ पे जो अननोन्स हैं वो क्या है? H1 है, R1 है, MZ है, H1 है, R1 है, MZ है, M है, V है और A है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एक्सटर्नल रिएक्शंस हैं इधर और ये मेंबर फोर्सेज है, तो 3 और 3 6। तो अननोन कितने हो गए यहाँ पे? 6, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या बोला कि 2D में हमारे पास स्टेट ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कितनी है? 2D के अंदर इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कितनी है? तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन होंगी इक्विलिब्रियम की। इसको सॉल्व करने के लिए भी 3 इक्वेशन होंगी इक्विलिब्रियम की। बात समझ में आई? 3 इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि 2D स्ट्रक्चर है ना। इसे देखो पहले से ही देख लेते हैं। इसे देखो 3 इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, 3 इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ds की बात करते हैं। अगर हम ds रहने दो अभी। तो मैंने क्या बोला, डेफिनेशन क्या थी कि जब मेंबर फोर्सेज और सपोर्ट रिएक्शंस को इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम से फाइंड आउट कर सकते हैं तो उसे बोलेंगे हम डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर। तो देखो यहाँ पे अननोन कितने हैं? 7 अननोन है और हमारे पास इक्वेशन कितनी है? 3 इक्वेशन इधर, 3 इक्वेशन इधर, 6 इक्वेशन हो गई। तो माइनस कितना आया? 1 आया। मतलब 7 तो अननोन है और 6 इक्वेशन है। 7 तो अननोन है, 6 इक्वेशन। हाँ, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि जितने इक्वेशन होते हैं, जितने अननोन्स होते हैं उतनी ही इक्वेशन चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पे 7 अननोन है और 6 इक्वेशन है, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे? इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। इसीलिए हम क्या बोलेंगे? इसे इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। जब अननोन ज़्यादा हो और इक्विलिब्रियम की इक्वेशन कम हो तो उसे बोलेंगे हम क्या? इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। मतलब अगर ये इक्वेशन भी साथ होती और अननोन भी साथ होते तो ये 0 आ जाता, तो ये क्या होगा? इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर ना होके ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम देखो, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन इसके लिए हो जाएंगी। तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन इसके लिए हो जाएंगी, ठीक है। 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन इसके लिए हो जाएंगे, 3 इसके लिए हो जाएंगे। तो देखो अननोन कितने हैं हमारे? 6 और हमारे पास इक्विलिब्रियम की इक्वेशन भी कितनी है? 3 और 3 6। तो 6 माइनस 6 हो गया 0। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया कौन सा? डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। जो मैंने पहली लाइन लिखाई स्टार्टिंग में टॉपिक शुरू करने के बाद जो पहली लाइन लिखाई कि जब ऑल द फोर्सेज मेंबर फोर्सेज और सपोर्ट रिएक्शन कैन बी फाइंड आउट
बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम देन इट इज कॉल्ड डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, अदरवाइज इट इज इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो यहाँ से प्रूव हो गया, सीधी सी बात यह है, यही मैंने शो किया है कि अननोन हमारे ज़्यादा है और इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है कम है, तो उसे बोलेंगे हम क्या, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। अननोन हमारे 6 हैं और इक्विलिब्रियम की इक्वेशन भी कितनी है, 6 है, तो इसीलिए बोलेंगे हम इसे डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो ठीक है, इतना समझ में आया होगा, इतना लिख लो। उसके बाद हम आगे करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमने पढ़ा कि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कौन सा होता है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कौन सा होता है। अब डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स को तो सॉल्व किया जा सकता है इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम से। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, मेथड्स होते हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, बस मैं नाम बताऊँगा कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स can be solved by, पहला मेथड है तुम्हारा फोर्स मेथड, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, पहला मेथड फोर्स मेथड, दूसरा मेथड डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसे अलग से सेपरेट टॉपिक है, वो वहाँ पे पढ़ेंगे, बस मैंने नाम बता दिया है। ठीक है, अब देखो हम पढ़ रहे थे डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिटर्मिनेसी। तो इनडिटर्मिनेसी जो होती है ना, इनडिटर्मिनेसी जो होती है, ठीक है, वो दो टाइप की होती है, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी और एक काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। ठीक है, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। तो हम पहला टॉपिक डाल लो, हम जो पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। ठीक है ना, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। ठीक है, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। ठीक है, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी का मतलब ds, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम क्या, ds, और इसे हम बोलते हैं स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, और डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी भी बोलते हैं हम इसे, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। ठीक है, तो ds का मैं एक जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ ds का, कि ds इज इक्वल्स टू ds इज इक्वल्स टू ds is equals to total number of member forces and support reactions। मतलब ds is equals to total number of member forces and support reaction minus total number of स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ये सारा लिखो पहले। डिटर्मिनेसी दो टाइप की, स्टैटिक और काइनेटिक। अभी हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी को ds से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे और बोलते हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। ds का फॉर्मूला है ये जनरल फॉर्मूला है, हम इसे यूज, मतलब एक कॉन्सेप्ट यही होगा, लेकिन हम जल्दी क्वेश्चंस को जल्दी करने के लिए हम ये फॉर्मूला ये सब यूज़ नहीं करेंगे, ये कैलकुलेट करने में बैठे। ds इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मेंबर फोर्सेज एंड सपोर्ट रिएक्शन माइनस टोटल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो अगर हम
तो जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें अननोन कितने थे? अननोन मतलब नंबर ऑफ मेंबर फोर्सेस एंड सपोर्ट रिएक्शन। प्रोप्ड कैंटिलीवर की बात करूंगा अगर मैं, प्रोप्ड कैंटिलीवर जो हमने लिया था, प्रोप्ड कैंटिलीवर जो हमने लिया था उसमें, प्रोप्ड कैंटिलीवर जो पहले लिया था और यहाँ पे लिया था हमने कैंटिलीवर, ठीक है। तो प्रोप्ड कैंटिलीवर जो लिया था उसमें अननोन कितने थे? 7 थे ना। उसमें अननोन कितने थे? 7 थे, मतलब मेंबर फोर्सेस और सपोर्ट रिएक्शन का जो टोटल था वो 7 था। तो यहाँ उस केस में डी एस कितना होगा? देखो, मेंबर फोर्सेस और सपोर्ट रिएक्शन का टोटल कितना है? 7 माइनस इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कितनी थी उसमें? 6 थी, क्योंकि 2 मेंबर बन रहे थे। तो 7 माइनस 6 क्या आया? 1 आया। तो यही हमारी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हो गई। यही हमारी क्या हो गई? डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। तो मतलब डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हुआ क्या कि मतलब कि हमें कितनी इक्वेशन और चाहिए इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के अलावा जिससे हम स्ट्रक्चर को सॉल्व कर सकें, एनालाइज कर सकें, उसे ही हम बोल देंगे डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का मतलब 7 माइनस 6 इक्वल्स टू 1। ये प्रोप्ड कैंटिलीवर के लिए। और कैंटिलीवर जो बीम थी उसमें अननोन कितने बन रहे थे? 3 तो सपोर्ट रिएक्शंस थी, ठीक है, और 3 ही मेंबर फोर्सेस थे। तो 6 थी। डी एस इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मेंबर फोर्सेस एंड सपोर्ट रिएक्शन, उसमें थी 6 माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी थी? 6। तो यहाँ पे आ गया डी एस इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट होगा और इसका जो डी एस है वो 0 होगा, और इसे हम इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम से सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है ना, इतना लिखो, उसके बाद आगे करते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे करते हैं। अब देखो, सबसे पहले अब डीएस तो किसी भी स्ट्रक्चर का निकाल सकते हैं ना, बीम का, फ्रेम का, ट्रस का, किसी का भी निकाल सकते हैं। स्ट्रक्चर मैंने बोला, स्ट्रक्चर कोई बीम तो बोला नहीं मैंने एग्जांपल दिया है बीम का, लेकिन स्ट्रक्चर तो कोई भी हो सकता है कि फ्रेम हो सकता है, बीम हो सकती है, ट्रस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम बीम की इंडिटरमिनेसी निकालेंगे, ठीक है। बीम की इंडिटरमिनेसी, तो हेडिंग डाल लो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ बीम। मैं 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। इससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ और रह गई यार, इससे पहले थोड़ा सा ये लिख लो कि जो ds होता है ना, इससे इस हेडिंग से पहले थोड़ा सा है कि जो ds होता है वो सम होता है dsi प्लस dse। ds जो होता है वो सम होता है dsi प्लस dse। मतलब dsi क्या होता है? डिग्री ऑफ इंटरनल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, DI क्या होगा? इंटरनल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। और DSE क्या होगा? दिस इज DSI। DS का पता है आपको, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। I लगा दिया तो इंटरनल और E लगा दिया तो एक्सटर्नल, डिग्री ऑफ एक्सटर्नल डिग्री ऑफ स्टैटिक एक्सटर्नल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। बात समझ में आई? ठीक है, DSI DSE इतना याद रखना, इससे पहले यही लिखना है आपको बस, ठीक है ना, इससे पहले यही लिखना है। अब देखो, बीम के लिए पढ़ रहे हैं हम, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ बीम। तो हम स्टार्ट उसी से करेंगे, प्रोप्ड कैंटिलीवर ही लेंगे पहले समझने के लिए। दिस इज प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम, ठीक है।
प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। अब देखो सपोर्ट के बारे में आपको पता है, सपोर्ट कौन कौन सी होती हैं? सपोर्ट मैं मान के चल रहा हूँ पता है आपको, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यार। सपोर्ट बीम के अंदर ही लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट में फिक्स्ड सपोर्ट कैसी होगी? इस तरीके से दिखेगी फिक्स सपोर्ट। इस पे जो रिएक्शंस होंगी वो कौन कौन सी होंगी? वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और मूवमेंट। ठीक है, 3 रिएक्शन। 2D के अंदर कितनी रिएक्शन? 3 रिएक्शन। और 3D के अंदर जो रिएक्शन हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी? 6। कैसे कि Z डायरेक्शन में और रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है ना, तो रिएक्शन हो जाएगी 6। और फिक्स सपोर्ट देखो 2D के अंदर 3 रिएक्शन होंगी, दैट इज RX RY, मतलब दिस इज RX, दिस इज RY, दिस इज RX और दिस इज MZ। ठीक है, ये हो गई MZ। ठीक है 2D के लिए। 3D के लिए कौन सी हो जाएगी? RX RY RZ MX MY MZ। ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया है। ठीक है ना, 2D के लिए 3 रिएक्शन, RX RY मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन और एक मूवमेंट Z एक्सिस के अबाउट। ठीक है ना, और 3D के लिए 6 रिएक्शन, कैसे कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और Z एक्सिस में एक रिएक्शन होगी और तीनों एक्सिस के अबाउट मूवमेंट होगा। ठीक है ना। अब जो फिक्स के बाद आता है हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट की बात करें तो हिंज सपोर्ट जो होता है ना वो ऐसा होता है, मतलब क्या हुआ कि ये फिक्स सपोर्ट की तरह ही होता है लेकिन सिर्फ एक रिएक्शन फ्री होती है। मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हिंज लगा दी हमने तो ये हिंज हो गई। हिंज सपोर्ट में कितनी रिएक्शंस आएंगी? हिंज सपोर्ट में रिएक्शन आएगी, वर्टिकल रिएक्शन आएगी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी, मूवमेंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो फिक्स था तो मूवमेंट को रेजिस्ट करना था तो इसलिए मूवमेंट लगा MZ। यहाँ पे फिक्स नहीं है, हिंज है, फ्रीली मूव करेगा तो इसे रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो इसमें जो रिएक्शन होंगी 2D के अंदर जो होंगी वो 2 रिएक्शन होंगी। 2D के अंदर कितनी रिएक्शंस होंगी? 2 रिएक्शन होंगी। और 3D के अंदर कितनी रिएक्शंस होंगी? 3 रिएक्शंस होंगी। समझ में आया? इन सपोर्ट के अंदर 2D के अंदर 2 रिएक्शन होंगी और 3D के अंदर 3 रिएक्शन। कौन कौन सी? RX RY 2D के अंदर और 3D के अंदर RX RY RZ। RX RY RZ। ठीक है ना, मूवमेंट नहीं आएगा इस पे। और अगर हम बात करते हैं रोलर सपोर्ट की, रोलर का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हिंज लग रही थी, हिंज तो लगी हुई है, अब इसमें नीचे और पहिए और लगा दिए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। ठीक है, इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो रिएक्शन होंगी वो 2D के अंदर एक और 3D के अंदर भी कितनी रिएक्शंस होंगी? एक ही होगी। ठीक है, इतना समझ में आया? लिखो रोलर पे कितनी रिएक्शन आएगी? मैंने बोला कि रोलर पे जो रिएक्शन आएगी 2D में आएगी 1 और 3D में आएगी 1। तो 2D पे जो रिएक्शन आएगी वो आएगी RY और 3D में जो रिएक्शन आएगी वो RY आएगी। तो यहाँ पे जो है वर्टिकल रिएक्शन, सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन आएगी। कैसे? देखो फिक्स सपोर्ट तीनों साइड से कहीं से मूव नहीं करी, ना तो इसका हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, ना इसका वर्टिकल मोशन हो रहा है, ना ही ये रोटेट कर रही है, तो तीनों रिएक्शंस आएंगी। ठीक है,
2D के अंदर। और हिंज सपोर्ट की बात करें तो ये घूम किधर सकती है, देखो फ्री मूवमेंट किधर है, खाली रोटेट कर सकती है, खाली रोटेट कर सकती है ना, ये सिर्फ रोटेट करेगी। यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती, तो एक रिएक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती, तो दूसरी रिएक्शन रोटेशन हो रहा है तो रिएक्शन नहीं आएगी, तो रोटेशन हो रहा है तो रिएक्शन नहीं आएगी। तो यहाँ पे कितनी रिएक्शन आएंगी, 2 रिएक्शन आएंगी 2D के अंदर, और 3D के अंदर 3 आएंगी। रिएक्शन आएंगी, मूवमेंट नहीं आएगा, ठीक है। फिक्स सपोर्ट की बात कर रहे हैं, हिंज सपोर्ट की बात कर रहे हैं, रोलर की बात कर रहे हैं। अब देखो रोलर ये हिंज था तो मतलब रोटेट कर रहा था, अब इसमें हमने क्या हुआ कि 2 पहिए लगा दिए हमने। जैसे ही 2 पहिए लगा दिए तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूवमेंट शुरू कर देगा। जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू कर देगा तो रिएक्शन किधर किधर आएंगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो रिएक्शन नहीं आएगी, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है इसीलिए रिएक्शन आएगी। और रोटेट भी हो रहा है, हिंज लगी हुई है इसमें, तो रोटेट भी हो रहा है तो इस पर रिएक्शन नहीं आएगी। तो मतलब रिएक्शन कितनी आएंगी, एक ही रिएक्शन आएगी, दैट इज RY। बात समझ में आई। और एक और होता है गाइडेड रोलर, जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस में हम तो उसे लिखवा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सही से बना लेना तुम लोग, 2 पहिए नीचे 2 पहिए ऊपर और बीच में है मेंबर तुम्हारा, 2 पहिए ऊपर 2 पहिए नीचे 2 पहिए ऊपर, बीच में है मेंबर तुम्हारा। तो अब देखो ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं आएगी। तो ये हॉरिजॉन्टल, जब पहिए यूं लगाए हैं ऊपर से फिक्स है इधर से, तो जब पहिए यूं लगाए तो मूवमेंट करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं आएगी। वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा भाई, तो वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन आएगी। और रोटेशन हो रहा है क्या, नहीं भाई, मेंबर के अबाउट रोटेशन नहीं हो रहा, पहिए तो मूव करेंगे ही, ठीक है। मेंबर के अबाउट रोटेशन नहीं हो रहा, तो रिएक्शन कितनी आएंगी इसमें, रिएक्शन आएगी 2, क्योंकि ये ना तो वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है ना ही रोटेट कर रहा है। तो रिएक्शन कितनी आएंगी इसमें, 2 आएंगी, ठीक है। ये अब उसके बाद देखो ये सारी सपोर्ट्स हो गई। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि हमें कैसे करना है, ठीक है। तो ds का जो फॉर्मूला होगा, ds का जो फॉर्मूला है वो है रिएक्शन रिमूव्ड माइनस रिएक्शन एडेड। क्या अब इसमें करना क्या है कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा उसमें क्या होगा कि हमें सिर्फ यही फॉर्मूला लगाना है, रिएक्शन रिमूव्ड माइनस रिएक्शन एडेड टू मेक द गिवन बीम कैंटिलीवर। मतलब जो हमें गिवन बीम होगी उसको हमें कैंटिलीवर में कन्वर्ट करना है। उस कैंटिलीवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितनी रिएक्शन हटानी पड़ी और कितनी रिएक्शन ऐड करनी पड़ी वो डिटरमाइन कर लेंगे तो हमें ds मिल जाएगा। तो इसे क्या हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर तुम्हें कुछ भी याद ना रहे, सिर्फ यही याद रहे ना, रिएक्शन रिमूव्ड माइनस रिएक्शन एडेड, यही कॉन्सेप्ट याद रहे और ये सपोर्ट्स याद रहे तो है ना आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा और बहुत कम टाइम में। आप देखना कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है, बाकी का मैं हटा देता हूँ। अब देखो इसका अगर हमें ds निकालना है तो मैंने बोला कि रिएक्शन रिमूव्ड माइनस रिएक्शन एडेड, ठीक है। रिएक्शन रिमूव्ड को r से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, रिएक्शन एडेड को मैं RA से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो रिएक्शन रिमूव्ड माइनस रिएक्शन एडेड। अब देखो कि यहाँ पे कितनी रिएक्शन है, फिक्स सपोर्ट कितनी रिएक्शन देता है, फिक्स सपोर्ट 3 और ये रोलर कितना है 1। तो अब मैंने बोला कि जो हमारी गिवन बीम है ना, टू मेक द गिवन बीम कैंटिलीवर, ये जो गिवन बीम है इसको कैंटिलीवर में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारी कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, ठीक है। इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें रोलर हटाना पड़ेगा। जैसे ही अगर हमें रोलर सपोर्ट हटाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिएक्शन रिमूव करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जो है ना रोलर है वो एक ही रिएक्शन दे रहा है, वर्टिकल रिएक्शन,
ठीक है ना। रोलर जो है वो वर्टिकल रिएक्शन दे रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन हटानी कौन सी पड़ी, रोलर सपोर्ट वाली रिएक्शन हटानी पड़ी। और कैंटिलीवर में ये फिक्स एंड तो होता ही है और दूसरा एंड फ्री होता है, तो बस। और रिएक्शन ऐड कितनी करनी पड़ी, 0, क्योंकि हमें ऐड करे बिना ही हमें कैंटिलीवर भी मिल गई ना, ठीक है। तो हमारा जो ds हो गया वो कितना हो गया, 1। ds हो गया कितना, 1। अब देखो ds हमें पता चल गया। अब देखो जो dsc होता है ना, dsc डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड ऑन सपोर्ट रिएक्शन। dsc जो होता है वो सपोर्ट रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो dsc जो होगा, dsc कैसे आएगा, dsc इज इक्वल्स टू सपोर्ट रिएक्शन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन। सपोर्ट रिएक्शन कितनी होंगी, देखो कितनी सपोर्ट है इसमें, एक ये सपोर्ट है, एक ये सपोर्ट है, इस पे कितनी है सपोर्ट रिएक्शन, फिक्स सपोर्ट की 3 और रोलर की कितनी 1, 3 और 1 4, माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती है 3, तो 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। ds एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी जो आ गई वो आ गई हमारी 1 आ गई, ठीक है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जो ds होता है वो dsi प्लस dse होता है, मतलब डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी इज इक्वल्स टू इंटरनल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी और एक्सटर्नल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। ये हो गई हमारी इंटरनल, ये हो गई हमारी एक्सटर्नल, ठीक है। तो यहाँ पे रखो ds कितना निकाला था हमने 1, dsi को एज इट इज रख दो प्लस dse। dsc की वैल्यू कितनी है, dsc की वैल्यू भी कितनी है 1 है। तो देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो dsi की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो 0 आ जाएगी। जब dsi 0 हो गया मतलब बीम की जो इंटरनल इंडिटर्मिनेसी है वो 0 है। तो एक नोट पॉइंट डाल के लिखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, नोट पॉइंट डाल के लिखो कि इंटरनल इंडिटर्मिनेसी of beam is taken as 0। बीम की इंटरनल इंडिटर्मिनेसी जो है वो हमेशा 0 लेंगे, ठीक है ना। और एग्जांपल्स करेंगे, उसके हिसाब से हम बताते जाएंगे कैसे। और बीम का ये याद रखना है आपको, ये जो नोट है आपको याद रखना है कि बीम की जो इंटरनल इंडिटर्मिनेसी जो होती है ना वो 0 होती है, मेमो, ठीक है ना, ठीक है। इतना लिख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, एग्जाम्पल करेंगे अब हम। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, ये जो है वो हमारा एग्जाम्पल 1 हो गया, ठीक है ना। समझ में आया या नहीं। मैंने बोला कि ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है, ये फिक्स सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट के अंदर जो रिएक्शन देता है वो 3 रिएक्शन देता है 2D के अंदर, रोलर सपोर्ट जो है वो 1 रिएक्शन देगा 2D के अंदर। अब इस प्रॉप्ड कैंटिलीवर को हमें कैंटिलीवर में कन्वर्ट करना है टू डिटरमाइन ds, ठीक है ना। अब जो ds का फॉर्मूला बताया मैंने, यही फॉर्मूला यूज करना है, रिएक्शन रिमूव्ड माइनस रिएक्शन एडेड, रिएक्शन रिमूव्ड माइनस रिएक्शन एडेड टू मेक द गिवन बीम कैंटिलीवर, ठीक है। अब बीम को कैंटिलीवर में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ds इज इक्वल्स टू रिएक्शन रिमूव्ड, रोलर सपोर्ट रिमूव करनी पड़ेगी कैंटिलीवर के लिए 1, और ऐड कितनी करनी पड़ी 0, तो 1 हो गया। ds का जो हो गया वो हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब dsc की बात करते हैं। dsc जो होता है वो सपोर्ट रिएक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। dsc जो होता है वो सपोर्ट रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो dsc का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा dsc इज इक्वल्स टू सपोर्ट रिएक्शन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक है। इसे भी याद रख लेना मेमो, ठीक है। तो सपोर्ट रिएक्शन कितनी होगी 3 और 1 4, माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती है 3 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ds का फॉर्मूला बताया था मैंने, dsi प्लस dsc, तो ds हमारा 1 है और dsc भी 1 है, तो dsi की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। इसी से हमारा एक कंक्लूजन निकलता है कि जो नोट लिखाया मैंने कि इंटरनल इंडिटर्मिनेसी जो होता है बीम की वो 0 होती है, ठीक है ना। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि हम इसे कैंटिलीवर में क्यों कन्वर्ट करते हैं, कैंटिलीवर में क्यों कन्वर्ट करते हैं। मैंने एक एग्जांपल कराया था जिसमें मैंने कंपैरिजन किया था प्रॉप्ड कैंटिलीवर को और कैंटिलीवर को। तो उसमें मैंने प्रूव किया था कि जो कैंटिलीवर बीम है वो डिटर्मिनेट बीम है, ठीक है ना। उसमें मैंने प्रूव किया था कि कैंटिलीवर बीम जो है वो डिटर्मिनेट बीम है, ठीक है ना।
डिटर्मिनेट बीम का मतलब उसका जो ds आया था वो 0 आया था। कैसे? इसका कैंटिलीवर बीम का ds कितना होगा? ds इज इक्वल्स टू कितना है? रिएक्शन रिमूव टू माइनस एडेड, रिएक्शन रिमूव करनी पड़ी 0 और ऐड भी नहीं करनी पड़ी तो ये हो गया 0, बात खत्म। मतलब क्या होगा कि इसमें 3 रिएक्शन आई, फिक्स सपोर्ट 3 रिएक्शन देगा और इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी हमारे पास 3 है, तो 3 और 3 इक्वेशन 3 अननोन सॉल्व हो जाएगा इसीलिए। ठीक है, इसे हटाते हैं अब, उसके बाद नेक्स्ट सॉल्व करते हैं।